तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? क्या मैं दिख रहा हूं आप लोग को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? एक बार फिर से गुड इवनिंग टू ऑल। पता नहीं क्या हुआ है ना, एकदम से नेटवर्क चला गया। मेरे ख्याल से जो केबल कनेक्टेड थी सिस्टम से वो लूज हो गई है ना, और मैं बोलता चला गया। जब मैंने कमेंट पे देखा तो आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर मैं पूछ रहा हूं कोई है कोई है ना, सब गायब थे। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो कहां पर थे हम लोग? नजर लगा दी तुम लोग ने, अच्छा नहीं करते तुम लोग ये। हम लोग थे सेमाफोर पे। सेमाफोर पे, और सेमाफोर के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि सेमाफोर क्या होता है। इसका यूज दो पर्पज से करते हैं। पहला, सिंक्रोनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और दूसरा हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल, म्यूटेक्स के लिए, है ना। फर्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश द सिंक्रोनाइजेशन, और दूसरा इसका यूज करते हैं म्यूटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि सेमाफोर क्या है। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ना। व्हाट इज सेमाफोर? इट इज इंटीजर वेरिएबल जो कि सिंक्रोनाइज करने में मदद करेगा चीजों को, और एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, विड्रॉ किया हुआ डेटा टाइप यानी इसका यूज तभी करेंगे जब प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसा नहीं कि हर समय इसका यूज करेंगे। यूज इसका कब होगा? जब एब्स्ट्रैक्ट यानी जब रिक्वायरमेंट होगी तभी इसका यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि सेमाफोर इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स बाय मल्टीपल थ्रेड। यानी सेमाफोर का मेन काम क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा, किस रिसोर्स को कौन सा प्रोसेस मिलेगा, कैसे असाइन किया जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग सेमाफोर का इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है? सेमाफोर आर यूज्ड टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन कॉन्करेंट सिस्टम। यानी इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट हो। एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स एलोकेट हो, जब तक सीपीयू उसको एग्जीक्यूट ना कर दे तब तक दूसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक समय पर सीपीयू कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा? वन प्रोसेस को। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता कि सीपीयू में एक साथ दो तीन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं, एक समय पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वी यूज सेमाफोर। ठीक, आगे देखिए, क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट क्या था कि सेमाफोर आर टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। ये क्या है? सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव का एक पॉइंट है, यानी सिंक्रोनाइजेशन में ये मदद करता है। सीपीयू का मेन काम क्या है? क्या सीपीयू एक साथ कई सारे काम को कर सकता है? हां, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या मान के चलते हैं कि सीपीयू एक टाइम पर एक ही काम को करेगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि कई सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, लेकिन एक समय पर किसको एग्जीक्यूट करेगा? सिर्फ एक प्रोसेस को, है ना। अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और मदद किसमें करेगा? सिंक्रोनाइजेशन में। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है सेमाफोर आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। देयर इज नो शेयरिंग एट ऑल। तो यहां पर क्या शेयरिंग का कोई मतलब है? नहीं। एक एक प्रोसेस एक ही टाइम पर अगर सर्व होगा तो शेयरिंग का तो लेना देना ही नहीं है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब कि प्रोसेस को एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सिंक्रोनाइज हो जाएगी, है ना। नो एनी प्रॉब्लम। तो पहली कौन सी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो शेयरिंग। और दूसरी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। बहुत बढ़िया। अब ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ये कितने तरीके से किया जा सकता है? पहला तरीका है द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, है ना, इस मेथड से किया जा सकता है। दूसरा है रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, इस मेथड से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा है डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम,
एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनो। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम किस चीज को सॉल्व करती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम किसको सॉल्व करती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को। और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी किसको सॉल्व करती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को ये तीनों मिलकर सॉल्व करेंगी। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम या डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे सेमाफोर का हिस्सा है ना। ये किस टॉपिक में आप लोग पढ़ रहे हैं? दैट इज सेमाफोर। यानी या तो पहले तरीके से बाउंडेड बफर तरीके से, या रीडर्स राइटर्स तरीके से, या डाइनिंग फिलोसफर तरीके से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। सर डिफरेंस क्या है? जरा देखो, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपका इंटरनेट स्लो है, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो क्या सिस्टम बफर करेगा? जी हां। और अगर बफरिंग करेगा तो क्या सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल, है ना। आप देख ही नहीं पाएंगे। अगर बार बार रुक जाएगा तो क्या आप लोग देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है पहला क्या है, द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, यानी बफरिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, रीड राइट की स्पीड भी प्रॉपर होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी इंटरनेट की स्पीड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है, उसकी रीड राइट क्षमता प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा बताओ? अगर प्रोसेसर स्लो होगा तो भी क्या प्रॉब्लम होगी? यस, है ना। आपकी इंटरनेट की स्पीड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका कंप्यूटर ही बेकार है, आपका जो लैपटॉप है, जो सिस्टम है, जो मोबाइल फोन है, वो ही बेकार है। तो कितनी भी अच्छी स्पीड रख लीजिए इंटरनेट की, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम भी आ सकती है। तीसरा, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ये क्या है? डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम कहता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड भी बढ़िया है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनेट स्पीड बढ़िया है। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्यों? आपका प्रोसेसर भी बढ़िया है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी ही सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं है, जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डिवाइड किया है, जो सेगमेंटेशन आपने किया है, वही प्रॉपर नहीं है, तो क्या आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन को सही से चला पाएंगे? या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी मेमोरी सफिशिएंट नहीं है तो भी आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना? मेमोरी इनसफिशिएंट का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है। याद करो, आज से 5 से 6 साल पहले जब आपके पास छोटे छोटे मोबाइल फोन हुआ करते थे, क्या प्रॉब्लम आती थी? उनकी स्पेस बहुत जल्दी भर जाया करती थी। तो आपको समझ में आया कि स्पेस भरने का मतलब कि सिस्टम हमारा स्लो रहा है, मोबाइल बेकार हो गया। हो सकता है कि उसका हार्डवेयर बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिर भी आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो। हाँ या ना? याद आया कोई ऐसा मोबाइल नोकिया का जो आपके पास में है, बढ़िया भी है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है? दैट इज कॉल्ड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन में 3 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या? पहला, बफरिंग की प्रॉब्लम आएगी, यानी इंटरनेट का इश्यू आ सकता है। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम मतलब इनसेफिशिएंट प्रोसेसर हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। या द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का मतलब अगर मेमोरी सफिशिएंट नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। और इन सबको मैनेज करने के लिए किसका यूज किया गया? सेमाफोर्स का, टू एस्टैब्लिश द सिंक्रोनाइजेशन। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब कह रहा है कि सेमाफोर आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और दूसरा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो म्यूटेक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेक्स? पढ़ चुके हैं हम लोग। शेयरिंग अलाउड नहीं है। म्यूटेक्स का मतलब एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इंश्योर that only one process can access the critical section of code at a time, preventing the race condition। है ना? ऐसा नहीं होगा कि एक साथ कई सारे प्रोसेस सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं, एक समय पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, विच इज प्रिवेंटिंग द रेस कंडीशन, जहां भागा दौड़ी नहीं होगी।
रेस कंडीशन का मतलब प्रोसेस रेस लगा रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा, दूसरा प्रोसेस कह रहा है मैं पहले एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ने कहा एक समय पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। वो फिफो नेचर का भी हो सकता है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हो सकता है, वो प्रायोरिटी बेसिस भी हो सकता है, वो राउंड रॉबिन भी हो सकता है, वो शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट के बेसिस पर भी हो सकता है, लेकिन होगा एक टाइम पर एक। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है? इंश्योर दैट प्रोसेस और थ्रेड्स आर प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज टू अवॉइड इश्यूज लाइक डेडलॉक। अगर प्रोसेस सही से सिंक्रोनाइजेशन होंगे तो क्या डेडलॉक लगेगा? नहीं लगेगा। एंड इंश्योर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। और हमें यह भी पता होगा कि P1 के बाद P2 जाएगा और P2 के बाद P3 एग्जीक्यूट करेगा और P3 के बाद P4 एग्जीक्यूट करेगा, है ना? याद करिए बचपन के दिन जब स्कूल में लाइन लगा करती थी तो टीचर क्या करता था? प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करता था कि पहले तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम। यस, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और ये भी कहता था कि पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, है ना? जब कई सारे लोगों को, कई सारे फ्रेंड्स को कहीं जाना होता था, है ना, फॉर एग्जाम्पल खेलने जाना है या कहीं जाना है, तो टीचर क्या बोलता था? पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा, है ना? इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। समझ में आया? चलो अगला देखो। अब कह रहा है कि जो सेमाफोर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक वेट और एक सिग्नल। नो डाउट, किसी भी चीज को सिंक्रोनाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले वाले को हम क्या करवा दें? एक प्रोसेस को वेट करवा दें और एक को सिग्नल दे दें। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइंस, रेलवेज, ऐसे ही तो होता है, या फ्लाइट्स। हम एक रेल को रोक देते हैं, क्यों? अगर एक पटरी पर दो रेल आ रही होती है तो हम क्या करते हैं? एक को ब्लॉक कर देते हैं, एक को वेट करने को कहते हैं और दूसरे को सिग्नल दे देते हैं कि तुम निकल जाओ, है ना, फिर तुम निकलो। तो ये क्या बेस्ट एग्जाम्पल है सिंक्रोनाइजेशन का? यस। लिमिटेड पटरियों पर कितनी सारी ट्रेनें रन कर रही हैं, सोचो। सेमाफोर ही तो है, कोई डेडलॉक नहीं लगता, है ना? कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों, हो सकता है ना, ये तो हमेशा होता ही, हम लोग सुनते भी हैं कि लड़ गई ट्रेनें आपस में। लेकिन अगर ये सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो ये केसेस डेली बेसिस पर हो, है ना? और जब भी ये केसेस देखने को मिलते हैं तो किसकी गलती मानी जाती है? स्टेशन मास्टर की, कि उसने सही से मैनेज नहीं किया, जो फ्लैग वाला है उसने सही से मैनेज नहीं किया, है ना, तभी ये हादसे हुए। डी रेल तो एक अलग चीज हो गई, है ना? लेकिन जब लड़ती हैं तो लड़ने के पीछे का रीजन यही होता है कि देयर इज नो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, वहां पर सिंक्रोनाइजेशन की कमी थी। तो यहां पर क्या करेंगे? वेट एंड सिग्नल, इन दो ऑपरेशंस का यूज करेंगे। चलो, कह रहा है वेट का मतलब क्या है? टू ब्लॉक द सिस्टम कॉल। वेट क्या करेगा? किसी को ब्लॉक कर देगा कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना। और सिग्नल क्या करेगा? वेकअप करेगा सिस्टम कॉल को, यानी परमिशन देगा दूसरे को एक्टिव होने की, और पहले वाले को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या हो गया? वेट एंड सिग्नल हो गए। ठीक, समझ में आ गया? बहुत नॉर्मल चीज है। वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैं समझूं तो वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है? सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, यानी माइनस कर रहा है। और सिग्नल क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर, यानी प्लस कर रहा है। तो अगर डिक्रीमेंट की बात होगी तो इसका मतलब वेट की बात होगी, और अगर इंक्रीमेंट की बात होगी तो किसकी बात होगी? सिग्नल की। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब टाइप्स ऑफ सेमाफोर पे बात करते हैं कि सेमाफोर बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक बाइनरी और एक काउंटिंग। पहला होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सेमाफोर, जिसको म्यूटेक्स लॉक के नाम से भी जाना जाता है। पहला सेमाफोर क्या होता है? बाइनरी, जो 0 1 पे काम करता है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर में क्या होते हैं? 0 1। तो यानी बाइनरी सेमाफोर का मतलब म्यूटेक्स लॉक, जो कंसिस्ट ओनली टू वैल्यूज 0 और 1। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जरा ध्यान से सुनो।
In order to allow one process to enter its critical section, binary semaphore are initiated to 1. अगर कोई एक प्रोसेस सीपीयू में चला गया एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम उसको किससे इंडिकेट करेंगे? 1 से. कैसे? अगर कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है तो क्या लाल बल्ब जला देते हैं बाहर? बोलो, जला देते हैं ना? क्यों? ताकि पता चल जाए कि कोई एक मरीज अंदर है. वही तो कह रहा है कि अगर कोई सीपीयू के अंदर कोई प्रोसेस होगा तो उसको किससे इंडिकेट करेंगे? 1 से. और अगर कोई सीपीयू के अंदर प्रोसेस नहीं है, यानी सीपीयू खाली है, तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे? 0 से. समझ में आ गया? तो बाइनरी सेमाफोर किस पर काम करता है? 0 और 1 पे काम करता है. जैसा नाम वैसा काम. 0 का मतलब क्या होता है कि सीपीयू में कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन 1 का मतलब कि इन ऑर्डर टू अलाउ वन प्रोसेस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, एक प्रोसेस सीपीयू में एंटर हो चुका है. नाउ इट इज इंडिकेटेड बाय 1. बहुत बढ़िया. दूसरा सेमाफोर इज कॉल्ड काउंटिंग सेमाफोर. ये क्या करता है? यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स. जो काउंटिंग सेमाफोर है वो वही है जो बाहर पेशेंट को रोक के रखता है कि रुक जाइए, जब डॉक्टर फ्री होंगे तब बताएंगे क्या हुआ. ठीक. और जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं वो क्या बोलते हैं पेशेंट से? बधाई हो. है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बाहर एक एक समय काउंट हो रहा है कि अभी डॉक्टर आएंगे, अभी डॉक्टर आएंगे. ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर से पहले पेशेंट आ जाता है और वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिर डॉक्टर आता है कहता है हाँ ये देखो ये खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक है ना? ऐसा नहीं होता. यानी बाहर जो लोग वेट कर रहे होते हैं वो काउंट करते हैं कि अभी डॉक्टर साहब आएंगे, है ना? फिर डॉक्टर आते हैं. तो काउंटिंग सेमाफोर का मतलब क्या है? यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स. क्लियर? यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स का मतलब कि बाहर जो वेट कर रहे हैं उनको भी तो कोई कंट्रोल करेगा ना. मालूम चला देख लिया रेड लाइट जल रही है लेकिन फिर भी घुस गए ऑपरेशन थिएटर में कि हटो, तो बाहर कोई ऐसा गार्ड होना चाहिए, है ना? कोई एक ऐसा बाउंसर होना चाहिए जो उनको मेंटेन करके रखे, लड़ाई धड़ाई ना हो. तो आप लोग देखते हैं ना कि हॉस्पिटल्स के केस में बड़े बड़े बाउंसर्स गन लिए हुए होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई धड़ाई वहीं होती है. यस. तो पहला हो गया बाइनरी सेमाफोर जो 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो ये बताता है कि सीपीयू में कोई प्रोसेस है या नहीं. और काउंटिंग सेमाफोर क्या कर रहा होता है? ये बाहर जो वेट कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है. तो यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स, कि कौन सीपीयू में जाएगा और कौन वेट करेगा, है ना? दैट इज डन बाय द काउंटिंग सेमाफोर. ठीक. चलो, सेमाफोर तो हमने बहुत समझ लिया, लेकिन फिर वही बात, मैं कैसे मानूं कि आपको समझ में आ गया? मैं पूछूंगा समझ में आ गया, आप कहेंगे हां, लेकिन कैसे? मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये कर लेंगे तो आ गया और नहीं कर पाएंगे तो नहीं आया. करो. सेमाफोर इज अ डैश टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. हार्डवेयर फॉर अ सिस्टम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर अ सिस्टम, इंटीजर वेरिएबल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. तो सेमाफोर क्या है? इंटीजर वेरिएबल्स हैं. जी हां, सेमाफोर आर अ टाइप ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स, यानी थर्ड हो जाएगा सही जवाब. जेब में रख के घर ले जाइए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर दी टू एटॉमिक ऑपरेशंस परमिसिबल ऑन सेमाफोर? सेमाफोर में जो दो ऑपरेशंस की परमिशन दी गई वो कौन कौन से हैं? वेट एंड सिग्नल, स्टॉप एंड वेट, होल्ड एंड सिग्नल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. वेरी गुड, दैट इज 1. वेट एंड सिग्नल. तो दो ऑपरेशंस यहां पर कौन से हो गए? पहला वेट और दूसरा सिग्नल. नेक्स्ट. कह रहा है द वेट ऑपरेशंस ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक डैश सिस्टम कॉल. जो वेट ऑपरेशन है वो किस पर काम करेगा? स्टॉप करेगा प्रोसेस को, ब्लॉक करेगा प्रोसेस को, होल्ड करेगा, वेट करेगा, या ऑल ऑफ दीज करेगा. तो ये किस फंक्शन पर काम करेगा? वेट ऑपरेशन जो है वो ब्लॉक कर देगा, है ना? यानी कोई दूसरा एंटर नहीं हो सकता. तो वेट का मींस ब्लॉकेज, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर. तो अगर आपने सेकंड दिया तो बल्ले बल्ले है ना? बेस्ट है. नेक्स्ट. द सिग्नल ऑपरेशन ऑन ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक डैश सिस्टम कॉल.
जो सिग्नल ऑपरेशन है वो किस पर काम करेगा? कंटिन्यू करेगा, वेकअप करेगा, गेटअप करेगा, स्टार्ट करेगा, या नन ऑफ दीज करेगा? वेकअप करेगा। अगर वेट वाला ब्लॉक कर रहा है तो इसका मतलब जो सिग्नल वाला ऑपरेशन होगा ये क्या करेगा? ये जगाएगा, और इसका मतलब वेकअप करेगा, है ना। गाना भी तो था, वेकअप सिद्ध, उठ जाओ, वेकअप। In order to allow only one process to enter its critical section, binary semaphore are initiated to या initialized to। अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन मतलब सीपीयू में एग्जीक्यूट करे, तो उसको 0 से इंडिकेट करेंगे या 1 से। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये किसका है? बाइनरी सेमाफोर का। और बाइनरी सेमाफोर 0 और 1 पे काम करता है। अगर कोई प्रोसेस है तो 1 से इंडिकेट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह दिया हो इन ऑर्डर टू अलाउ नन प्रोसेस या नो प्रोसेस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं करेगा या सीपीयू ब्लैंक है, तो 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड है आप लोग, नो डाउट। सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। सेमाफोर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हां बिल्कुल। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, बिल्कुल। होल्ड एंड वेट, इसकी तो बात ही नहीं हुई, है ना। थर्ड की तो बात हुई नहीं। बोथ 1 एंड 2, जी हां। बोथ 2 एंड 3, ना 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 ना, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक, म्यूटेक्स एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन्हीं दो की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम देखें तो ये होल्ड एंड वेट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। हाँ, कर तो ये यही काम रहा है ना। किसी को होल्ड कर रहा है और किसी को वेट कर, यानी होल्ड एंड वेट नहीं है ये, बल्कि हम कह सकते हैं एक को होल्ड कर रहा है, दूसरे को सिग्नल कर रहा है। एक को होल्ड कर दिया और दूसरे को सिग्नल दे रहा है, तो ये होल्ड एंड वेट नहीं है, होल्ड एंड सिग्नल है, वेट एंड सिग्नल है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट। व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर? कह रहा है इनमें से 2 तरीके के सेमाफोर कौन से हैं, बताओ। डिजिटल सेमाफोर बाइनरी नहीं, एनालॉग या ऑक्टल नहीं, काउंटिंग या बाइनरी यस, यानी थर्ड हो जाएगा सही जवाब। हो गया। तो क्या 7 में से कितना स्कोर आया एक बार बता दो। सेमाफोर समझ में आ गया, और सेमाफोर में 7 में कितना स्कोर कर पाए ये बता दीजिए। 7 में 6, 7 में 7, 7 में 5। लेकिन जो गलत हुआ क्या वो पता चला कि ये गलत क्यों हुआ, है ना। कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो समझ में आ गया होगा कि ये गलत क्यों हुआ। तो मान ले कि आप सेमाफोर के एक्सपर्ट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, इसके कॉन्सेप्ट की, इसके एमसीक्यू की और इसके मॉक टेस्ट की। आ जाओ। क्या होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? सोच के देखो जरा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ज्यादा जोर मत डाल देना। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है? पेज रिप्लेस, हम पेज रिप्लेस क्यों करेंगे और पेज रिप्लेस कहां से करेंगे, जरा सोच के देखो। रिप्लेस करेंगे क्यों, हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है? पहले तो यह सोचो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, ये तो पता है ना, कि यहां पर कुछ था उसकी जगह पर हमने हटा के ये रख दिया। ऐसे ही तो होता ना। जैसे आपका एक सपोज करो ड्राइंग रूम है ना, वहां पर एक सोफा सेट पड़ा हुआ है, आपने उसको हटा के कोई नया सोफा सेट रख दिया, रिप्लेस कर दिया। क्यों? वहां पर पुराना भी तो रह सकता था और नया भी तो रह सकता था, लेकिन आपने पुराना हटा दिया और नया ला के रख दिया। ऐसा क्यों किया आपने? सर स्पेस कम थी ना, इतनी ज्यादा स्पेस थोड़ी ना होगी ड्राइंग रूम में कि 2-2 सोफा सेट ला के रख देंगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सही। यानी जब भी हम रिप्लेसमेंट टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब कि स्पेस का इशू है, तभी हम रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। नाम भी देखो क्या है, रीप्लेस, इशू ऑफ अ प्लेस, दैट इज वाई रिप्लेस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जहां पर प्लेस का इशू है, जो छोटी है, और जहां पर हम चीजों को रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते? बताओ।
ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बड़ी छोटी सी है ना, जहां हम चीजों को रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, और पूरा सीपीयू, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? रैम। बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही। पूरा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग ने पढ़ा वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? रैम की, प्राइमरी मेमोरी की, मेन मेमोरी की। यही तो है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी किसके लिए काम की गई? रैम के लिए। अब रैम में क्या जगह कम है? हां, जगह कम है, तो क्या करेंगे कि रैम में जाने वाली फाइल्स को हम रख देंगे कहां पर? सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो रैम में ले आएंगे, है ना। यही तो करते हैं। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैप इन स्वैप आउट। मेन मेमोरी में लेकर आना और मेन मेमोरी से लेकर जाना, यही कॉन्सेप्ट तो स्वैप इन स्वैप आउट का है या नहीं है, जो आप लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है, ये आप लोग कुछ कुछ समझ गए। आओ जरा इसके बारे में अब पढ़ते हैं। कह रहे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है इसका यूज किया जाता है टू रिड्यूस द पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट रेट को कम करने के लिए। और पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि सीपीयू ने रैम में फाइल्स को सर्च किया, डेटा को सर्च किया और नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ये कम होना चाहिए। कम होने का मतलब कि जब भी सीपीयू रैम में किसी भी फाइल को ढूंढे और मिल जाए, ये काम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। समझ में आ गया? और ये तभी हो सकता है ना जब रैम का साइज बड़ा हो, हाँ या ना। या इसमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम लगा दी जाए जो रैम का साइज कम हो फिर भी काम हो जाए। तो एल्गोरिथम हम क्यों लगाते हैं? ताकि कम चीज में भी काम बढ़िया हो जाए, है ना। दैट इज वाई वी यूज द एल्गोरिथम्स। चलो, मेन एम क्या है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का? हेल्प्स टू डिसाइड विच पेजेस मस्ट बी स्वैप्ड आउट फ्रॉम द मेन मेमोरी यानी रैम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द रेफरेंस्ड पेज। क्या कह रहा है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन काम जो है वो क्या है? ये डिसाइड करना कि किस पेज को रैम से निकालेंगे और स्पेस क्रिएट कर लेंगे। यानी रैम में ऐसी क्या चीज हम निकाल लें जो यूज में नहीं आ रही है। पर अगर नॉन यूज वाली चीज को अगर रैम से निकाल के बाहर रख देंगे, सेकेंडरी मेमोरी में रख देंगे, तो क्या रैम खाली हो जाएगी? हां। क्या रैम में हम उस चीज को ला पाएंगे जो बहुत काम की चीज है हमारे लिए? यस, दैट इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। समझ में आ गया? अपने कमरे से, अपने रूम में से आप ऐसी क्या चीज बाहर निकाल दें जो स्पेस बढ़ जाए? क्या निकाल दें? अब ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई और आप कह रहे हैं कि अपनी बीबी को ही निकाल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। तो आप निकाल उसको सकते हैं जो काम का नहीं है ना। रिप्लेस किसको करेंगे? तो आपने कहा ये जगह में ये जो हमारा आइटम पड़ा हुआ है ये अच्छा नहीं है, इसको निकाल देते हैं, है ना। तो फर्नीचर को निकाल सकते हैं, आइटम्स को निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि बंदों को ही निकाल देंगे, है ना। ये प्राणी नहीं अच्छा है तो लड़ाई हो रही है, इसको निकालो, है ना। दैट ये तो नहीं होगा। प्रिंस कुमार गुप्ता, बेटा मैं कहां कुछ कह रहा हूं। तो देखो समझ में आ गया ना पेज रिप्लेसमेंट। आगे बढ़ो। तो पेज रिप्लेसमेंट का मतलब किसी भी तरीके से रैम में उस चीज को हटाया जाए जो काम की नहीं है, जिससे रैम का साइज सही हो पाए, जिससे रैम का साइज सफिशिएंट हो पाए, है ना। दैट इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब कह रहा है ये कितने तरीके की होती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? बिल्कुल सही। 3 तरीके की होती हैं। पहली है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी पहले उसको निकाल दिया जाए जो फिफो नेचर का है, जो पहले आया उसको पहले निकालो घर से, है ना। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और घर में जगह बन जाएगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो सफर कर रही है किससे? बी लेडीज एनोमोली एल्गोरिथम से। यानी फिफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम किससे सफर कर रही है? बी लेडीज एनोमोली। देखो सबको प्रॉब्लम, देखो लेडी सही है ना। यहां भी लेडी आ गई, महिला आ गई। तो महिलाएं देखो,
है ना, कम नहीं कर रही है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बढ़ा रही है। तो कह रही है सफर फ्रॉम बी लेडीज एनामोली। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, निकालो इसको, है ना, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है ना। तो दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, भावनाओं को समझिएगा, दिल पे मत ले लीजिएगा। तो फिफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मतलब क्या है? सफर्स फ्रॉम दी बी लेडीज एनामोली। दूसरा, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दूसरी जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो क्या है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक, ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट होता है, यानी बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और तीसरी आपकी आ जाती है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यानी पेजेस को रैम में रिप्लेस करने के 3 तरीके क्या क्या हो सकते हैं, सोच के देखो। सर पहला तरीका यह हो सकता है कि जो सबसे पहले आया उसको हटा दें, है ना, जैसे क्यू में होता है, जैसे लाइन में होता है, जो सबसे पहले आया उसको सर्व करो, उसको हटा दो, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है रैम में, क्योंकि रैम भी तो एक क्यू है, और आप लोग जानते हैं कि रैम को रेडी क्यू बोला जाता है, हाँ या ना। अगर रैम को रेडी क्यू बोला जाता है तो क्यू कैसे काम करेगी? फिफो नेचर की। तो कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करो। ठीक, बी लेडी वेडी जो भी है यहां से इसको हटाओ यहां से, है ना। दूसरा कह रहा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दूसरी जो है वो क्या है? ऑप्टिमल है। कह रहे बेस्ट कोई तरीका ढूंढो निकालने का, यानी कोई साजिश रचो। ऐसे ही तो होता है ना, जब किसी को कहीं से हटाना होता है, कोई मेहमान आ गया बिना बुलाए, तो आप क्या करते हैं? आप साजिश रचते हैं कि ये कैसे जाएगा यार, मेहमान आ गया बिना बताए बड़े दिनों के लिए, है ना, फूफा जी आ गए घर पे। अब आप क्या करते? आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाते कि इनको कैसे परेशान करें, है ना, खटमल छोड़ दें, चूहे छोड़ दें, इन पे क्या करें कि ये जल्दी चले जाए। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहां लगाएंगे आप चालाकी से। तीसरा, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तीसरा क्या कह रहा है? LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का मतलब जो रैम में खाली मूली पड़ा हुआ है, जिसका कोई काम धाम नहीं है ना, फिर भी रैम में जगह घेर के रखा हुआ है, कह रहा निकालो इसको। ऐसे ही होता है ना, जब कोई काम धाम नहीं करता घर में और दिन भर पड़ा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? कोई काम धाम नहीं है क्या, है ना, दिन भर मोबाइल, दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर फेसबुक, चलो धनिया मिर्चा लेकर आओ है ना, कोई ना कोई काम दे देते हैं, चलो कोई ना कोई काम ही करो, पढ़ नहीं रहे हो तो यही कर लो। तो दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। समझ में आ गया? पहला कौन सा हो गया? फिफो। दूसरा कौन सा हो गया? ऑप्टिमल। और तीसरा कौन सा हो गया? LRU। चलो आगे बढ़ो। अब ये क्या है भाई? हमने कहा कि जो फिफो है वो बी लेडीज एनामोली प्रॉब्लम से सफर है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि फिफो भी इससे सफर है। ये है क्या? आओ जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बी लेडीज एनामोली एकर। ये तभी, एनामोली का मतलब होता है दिक्कत, है ना। व्हाट डू यू मीन बाई एनामोली? एनामोली का मतलब राजा मोली नहीं, है ना। एनामोली का मतलब दिक्कत, समस्या। तो बी लेडीज एनामोली अकर व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम इन मेमोरी एक्चुअली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। देखो, इसको लेडी से जोड़ के देखोगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। जो मेरा तरीका था याद करने का वो क्या था कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा बोलती हैं, और ज्यादा बोलने की वजह से हमेशा लड़ाई हो ये जरूरी नहीं, है ना। इससे कई बार घर का माहौल बढ़िया बना रहता है, ठीक मानते हैं आप लोग। लेकिन अगर ज्यादा बोलने से लड़ाई हो जाए, इसका मतलब बी लेडीज एनामोली। ठीक, देखो क्या कह रहा है, बी लेडी एनामोली अकर्स, ये तभी अकर होगा व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम। अगर नंबर ऑफ पेज फ्रेम इंक्रीज हो गए, कहां पर? इन मेमोरी यानी रैम में, एक्चुअली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और ये पेज फॉल्ट को बढ़ा देंगे। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। कह रहा है कि पेजेस बहुत ज्यादा हैं। कहां पेजेस ज्यादा हैं? सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा है। क्या रैम में, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको फ्रेम्स बोलते हैं? यस, है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब चीजों को लाने की कोशिश करेंगे, जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा है, अगर उन सबको लाने की कोशिश करेंगे रैम में, तो क्या दिक्कत होगी?
तो हम सिर्फ वही चीज लेकर आए ना जो जरूरी है। अगर सब कुछ लाएंगे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत ज्यादा है और रैम है इतनी सी, कहां से आ जाएगी। तो कह रहा है बी लेडी एनोमली अकर्स व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम इन मेमोरी एक्चुअली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। अगर पेज फॉल्ट बढ़ जाएगा तो बी लेडी एनोमली हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कह रहे दिस एनोमली इज कॉज्ड बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये तभी होगी जब हम पेजेस को रिप्लेस कर रहे हैं, और किस मैनर में? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पूरी लाइन को डील करेंगे। पूरी लाइन को डील करने का मतलब जो भी लाइन में लगा हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उन सबको डील करेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो है, लेकिन वहां हम ये देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आना है, उसी को एग्जीक्यूट करेंगे फिफो से। ऐसा नहीं है कि जितना भी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा है उन सब पर फिफो अप्लाई कर देंगे। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ गया? अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और हमने कहा फिफो मेथड अप्लाई करके इनको खेलने के लिए भेजो, तो क्या एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्लास खाली हो जाएगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हुए पूरी क्लास खाली हो जाएगी, तो टीचर पढ़ाएगी किसको? कह रहा ऐसा नहीं करना। 50 में से उन 10 बच्चों को भेज सकते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, जो अपने आप पढ़ सकते हैं, उनको हमने खेलने के लिए भेज दिया, जाओ। लेकिन जो 40 पीछे बच्चे हैं उनको नहीं भेजेंगे, है ना, उनको रोक के रखेंगे। तो यही तो कह रहा है कि रैम में उसी को भेजेंगे फिफो मैनर में जिसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी को नहीं। दिस एनोमली इज कॉज्ड बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। समझ में आया? आगे बढ़ो। दिस ऑलवेज सीन इन फिफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। मतलब याद सिर्फ इतना रखना है कि कभी भी बी लेडी दिख जाए तो समझ जाना बात हो रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बी लेडीज एनोमली, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक। और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है कितने तरीके की? सर 3 तरीके की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल और एलआरयू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल और एलआरयू। क्या बी लेडीज एनोमली ऑप्टिमल में लगेगी? ना। क्या बी लेडीज एनोमली एलआरयू में लगेगी? ना 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 ना। किसमें काम करेगी? सिर्फ फिफो नेचर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, यानी फर्स्ट वाली में। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अगर ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम समझ में आ गया, अगर ये बी लेडीज एल्गोरिथम समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है, तो जरा आंसर बताओ। Which of the following page replacement algorithm suffers from B ladies anomaly? सर ने बताया था बी लेडी आ जाए तो फिफो लगा दो। पहला है ऑप्टिमल नहीं होगा, एलआरयू नहीं होगा, फिफो यानी थर्ड होगा। फोर्थ कह रहा है बोथ ऑप्टिमल एंड फिफो नहीं होगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ठीक, जीनियस हैं आप। Increasing the RAM of a computer typically improves performance because, कह रहे इंक्रीजिंग द रैम ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की रैम को बढ़ा दें तो ये किसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी? वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस, लार्जर रैम आर फास्टर, फ्यूअर पेज फॉल्ट एकर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अगर रैम ज्यादा होगी तो पेज फॉल्ट कम होगा। वर्चुअल मेमोरी से कोई लेना देना नहीं, है ना। वर्चुअल मेमोरी क्यों इंक्रीज करने वाली है? गलत है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना, आप जानते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस, ऐसा तो नहीं होगा। लार्जर रैम आर फास्टर, ना ना ना। फ्यूअर पेज फॉल्ट टेकर, हाँ, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। है जीनियस, आप मान गए अपने आप को? दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए ना? मैं कहता हूं लेकिन आप मानते नहीं है, बचपन से जीनियस हैं आप। In a FIFO algorithm, when a page is to be replaced, which of the following page is chosen? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आएगा ही आएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है FIFO एल्गोरिथम में जब पेज को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, तो किस पेज को चूज करेंगे? पुराने वाले पेज को, नए वाले पेज को, फ्रीक्वेंटली अकर्ड पेज इन द फ्यूचर, नॉट फ्रीक्वेंटली अकर्ड पेज इन द फ्यूचर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। फिफो के केस में अगर हमें पेज रिप्लेस करना है तो किसके साथ कर सकते?
उसी के साथ कर सकते हैं जो लाइन से बाहर चले गए हैं, है ना, उन्हीं को फिर से लाइन में लगा सकते हैं, तभी तो रिप्लेस होगा। जो लाइन से चले गए हैं क्या वो पुराने लोग थे? जी हां, और उनको दोबारा से लेकर आएंगे, यानी ओल्डेस्ट पेज इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल एक और लें, बहुत जनरल समझाने का तरीका। आओ, आपने कहा एक घर है, ठीक, घर में जो पहले आया वो पहले रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे तो होता है ना, जो पहले आया वो बड़ा बन गया, फिर जो उसके बाद आया वो छोटा बनता चला गया, ऐसे ही हो रहा है ना। जो बड़ा सबसे पहले आया घर में, है ना, बर्थ जिसकी सबसे पहले हुई पहले आ गया, फिर उसके बाद जो आए वो छोटे बनते चले गए। अब कह रहा है कि अगर हमें घर में, एक नए घर में जिसको लेकर जाना है, तो किसको लेकर जाएंगे? पहले सबसे उसको लेकर जाएंगे जो सबसे छोटा है, या उसको लेकर जाएंगे जो सबसे बड़ा है, जो मुखिया है घर का? बताओ। बिल्कुल सही, है ना। जो सबसे पहला कदम घर में होता है वो कहते हैं किसका हो? लड़की का हो, है ना। अगर घर में कोई लड़की है तो सबसे पहला कदम उससे रखवाएं, क्योंकि वो कन्या है ना, उसका कदम सबसे शुभ होगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपके घर में कोई कन्या नहीं है तो सबसे पहला कदम उसका रखवाएं जो घर में सबसे ओल्ड हो, यानी ओल्डेस्ट पेज। आपने नया घर खरीदा, है ना, सबसे पहले किसको एंटर करवाएंगे? जो फीमेल्स होती हैं, है ना, जो गर्ल्स होती हैं, उनको सबसे पहले। लेकिन अगर नहीं है कोई तो फिर ओल्डेस्ट, यही तो है। समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलेंगे। वेरी गुड। तो इन अ FIFO algorithm, when a page is to be replaced, which of the following page is chosen? The oldest page. आगे आ जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। कह रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग तरीके की पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को सपोर्ट करता है, सही है। फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन विच इज नॉट अ वैलिड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कौन सी वैलिड नहीं है? LRU वैलिड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैलिड है, राउंड रॉबिन ये कहां से आ गई? पेज रिप्लेसमेंट में राउंड रॉबिन का क्या कोई काम है? कोई काम नहीं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बिल्कुल सही, यानी थर्ड इज द इनवैलिड वन। हटाओ यहां से इसको, है ना, तीन ही तो है हमारी, LRU, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सिलेक्ट द पेज दैट, कह रहा है जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो किस पेज को चूज करेगा? ऑप्टिमल मतलब बेस्ट। अगर FIFO चूज कर रहा है ओल्डेस्ट पेज को, तो ऑप्टिमल किसको यूज करेगा? दैट हैज बीन यूज्ड लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो कम सबसे ज्यादा यूज हुआ, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, हैज बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द पास्ट, जिसका यूज लगातार किया जा रहा है, या विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर। मतलब ऑप्टिमल का मतलब जो कम समय के लिए आए। क्या कहते हैं? जब आप किसी घर के बड़े से बात करेंगे तो वो आपसे क्या बोलेगा कि दूरी अच्छी होती है ना। जो रिलेटिव्स हैं वो बार बार आए तो काम खराब हो जाता है, कम आए तो कहते हैं बढ़िया है ना, दूरी अच्छी। होता है या नहीं होता? तो कह रहा है ऑप्टिमल कब होगा, रिश्ते ज्यादा कब चलेंगे? जब ज्यादा आएंगे आपके घर में तब चलेंगे, या जब कम आएंगे तब चलेंगे? तो कह रहा है जब कम आएंगे तो मन में खटास नहीं आएगी, तो मन मुटाव नहीं होगा। अगर डेली आएंगे, है ना, तो नाराजगी बढ़ेगी कि अरे आज ऐसा नहीं किया, अरे आज वैसा नहीं किया। ठीक, अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सिलेक्ट द पेज, ये किसको सिलेक्ट करेगा जो ऑप्टिमल है? विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में लंबे समय के लिए यूज नहीं करना, जो छोटे समय के लिए यूज करेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी में कर देंगे। तो विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, जो छोटे समय के लिए आए वो बेस्ट, जो ज्यादा समय के लिए आए वो फर्स्ट। ठीक, अब समझ में आ गया?
सर फ्यूचर का क्या मतलब होता है अभिनंदन? अभिनंदन फ्यूचर का मतलब होता है जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हों और आप आकर कहें कि सर अगला वाला टॉपिक कब पढ़ाएंगे, है ना? जैसे कई लोग कहते हैं ना, कोई नया टॉपिक ले आते हैं, सर ये कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे, वही है ना फ्यूचर वाले। नेक्स्ट, LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज, बताओ। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर से ऊपर, थर्ड होगा करेक्ट जवाब। ठीक, नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इनमें से कौन सी वैलिड नहीं है? LRU बिल्कुल वैलिड, FIFO बिल्कुल वैलिड, RU रिकरेंटली यूज्ड ये तो नहीं देखी, है ना? तो यानी थर्ड हो जाएगा इनवैलिड, फोर्थ वैलिड है, पांचवा नन ऑफ दीज नहीं, मतलब थर्ड इज द करेक्ट वन। ठीक, आगे बढ़ जाएं, अगला देखो, वर्चुअल मेमोरी यूजेस डिस्क स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सर रैम के साइज को इंक्रीज करना वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। बिल्कुल बढ़िया। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो किसकी स्पेस को बढ़ा रहा है? सेकेंडरी, मेन मेमोरी, टर्शरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सर वर्चुअल मेमोरी जो है वो उधार मांगता है सेकेंडरी स्टोरेज से, लेकिन स्पेस बढ़ती किसकी है? रैम की, यानी मेन मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कुछ सोचना है इसमें? कुछ सोचना नहीं। लेकिन अगर ये कह देता कि वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की हेल्प करने के लिए स्पेस मांगता कहां से है, तो आंसर हो जाता फ्रॉम दी सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन स्पेस किसकी इंक्रीज करता है? डिस्क स्पेस। किसकी इंक्रीज होगी? मेन मेमोरी की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ TLB इज, TLB की फुल फॉर्म क्या होती है बता दो, और TLB को और किस नाम से जानते हैं ये भी बता देना। वेरी गुड। TLB का मतलब ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। और TLB का मतलब कैशे मेमोरी से है ना? TLB मींस कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय, कह रहे सेगमेंटेशन के केस में जो एक एड्रेस है वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड है? अ सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट एंड वैल्यू, a value and a segment number, a key and a value, या all of these? पेज में पेज नंबर और ऑफसेट से लेना देना होता है, फ्रेम में फ्रेम नंबर और ऑफसेट से लेना देना होता है, तो सेगमेंट में सेगमेंट नंबर और ऑफसेट से लेना देना होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। नेक्स्ट, इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मेमोरी इज इंटरनल टू अ पार्टीशन एंड, कह रहा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के केस में मेमोरी इज इंटरनल टू अ पार्टीशन एंड, इज बीइंग यूज्ड, इज नॉट बीइंग यूज्ड, इज ऑलवेज यूज्ड, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? फ्रेगमेंटेशन के केस में वेस्टेज हो रही है, और वेस्टेज का मतलब इज नॉट बीइंग यूज्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या सही लगाया आपने आंसर? बिल्कुल सही। वेस्टेज ऑफ मेमोरी का मतलब इज नॉट बीइंग यूज्ड। अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कॉम्पैक्शन, लार्जर मेमोरी स्पेस, स्मॉलर मेमोरी स्पेस, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? कॉम्पैक्शन, है ना? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या है कि हम जितनी भी फ्री स्पेस बच रही है उसको इकट्ठा कर ले और नए प्रोसेस को वहां पर एलोकेट कर दें। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रिजल्ट्स इन, कह रहे मेमोरी में जो फ्रेगमेंटेशन होता है
वो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा फ्रेगमेंटेशन का। अब वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्टैक ओवरफ्लो, पेज फॉल्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, या नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही बात है। अगर मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन होगा तो क्या वेस्टेज होगी मेमोरी की? हाँ। और अगर वेस्टेज होगी तो पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी हुआ ना। या तो मेमोरी है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो भी पुअर यूटिलाइजेशन हो गया। और अगर मेमोरी है लेकिन उसमें हमने एलोकेट भी कर दिया और स्पेस बच गया, तो वेस्टेज हो रही है। तो यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केसेस में पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी है, जिसको रोकना है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व किया हमने कुछ हद तक कंपैक्शन की मदद से, है ना, जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? सेमाफोर्स के थ्रू, बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताओ। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? सर, दो तरीके। पहला तरीका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा तरीका क्या कर देंगे? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, है ना, दो ही तरीके हैं। इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग का मतलब वेट करवाना फिर सिग्नल देना, ये भी तो सेमाफोर का ही पार्ट है। प्रोग्रेस करवाना यानी +1 करना, जब तक सीपीयू में एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक +1 कर दे, यानी प्रोग्रेस कर दे। म्यूटेक्स कर दे, ये तो है ही। आंसर क्या बन गया? ऑल ऑफ दीज। यहां पर गलती क्या होती है? कैंडिडेट आंसर लगा के आते हैं या तो नन ऑफ दीज या म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्यों? रीजन भी समझो। अगर आपने नन ऑफ दीज लगाया, इसका मतलब आप ढूंढ रहे थे सेमाफोर को, हाँ या ना? जिसने भी नन ऑफ दीज लगाया उसने क्या समझा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है बाय सेमाफोर, और सेमाफोर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन रुक जाओ, सेमाफोर नहीं है लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है। अब उसका दिमाग चला कि सर ने पढ़ाया था कि सेमाफोर की प्रॉब्लम को दो तरीके से रिजॉल्व करेंगे, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा है क्या? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इन दो तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मिल गया लेकिन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिला, तो लगा दिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो आपने भी लगाया होगा। लेकिन अब यहां पर हमें यह देखना है कि बाउंडेड वेटिंग, क्या सेमाफोर में हम लोग ने वेटिंग की बात करी थी और सिग्नल की बात करी थी? यस सर। तो यहां वेटिंग का मतलब बाउंडेड वेटिंग की बात हो रही है, सही है। बाउंड वेट का मतलब एक समय के बाद सिग्नल मिलेगा, इसी को तो आप बाउंडेड वेटिंग बोलते हैं। ट्रेन आपकी बाउंडेड वेटिंग में खड़ी हुई है, यानी कुछ देर बाद उसको सिग्नल मिलेगा, वो चली जाएगी। बिल्कुल सही। प्रोग्रेस का मतलब लगातार प्रोग्रेस होता चला जाएगा, यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिग्नल मिलता चला जाएगा, प्रोग्रेस होता चला जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो वेट करा लेंगे, फिर सिग्नल दे देंगे, फिर वेट करवा लेंगे, फिर सिग्नल दे देंगे। क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस है? काम रुक नहीं रहा, बिल्कुल सही, काम रुक भी नहीं रहा। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? गलत तो नहीं करेंगे ना? इतना समय देने का मतलब यही है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। मैं तो जरूर दूं, है ना, अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन तो मैं जरूर दूं, मुझे पता है। यहां या तो ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज या म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना, इसी के साथ कैंडिडेट जाते हैं। या मैं एक काम और भी कर सकता हूं, मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ में सेमाफोर भी दे सकता हूं, है ना, तो ऑल ऑफ दीज फिर दे दूंगा, या मोर देन वन ऑफ दी अबव दे दूंगा। तो इस केस में भी सारे बन जाएंगे, है ना। अगर सेमाफोर ऑप्शन बढ़ा दें तो भी तो सभी बन जाएंगे। देखो, अब जो हम समझा रहे हैं, है ना, कितना बढ़िया तरीका है। आपने कॉन्सेप्ट भी समझा तुरंत, तुरंत का तुरंत। कॉन्सेप्ट के बाद आपने तुरंत के तुरंत एमसीक्यू लगा लिए, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, है ना, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड हैं, यानी इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट खत्म, 100% कवरेज। बच्चे की जान लोगे क्या?
अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या है? कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम। अभी तक क्या हम लोग ने कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा? अरे पढ़ा नहीं रहे हैं, ओवरव्यू तो ले लो। कल 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 तुम लोग करने लगते हो। बोल मैं रहा हूं, थक तुम लोग गए हो। कैसे हो तुम लोग भैया? इंटरेस्ट नहीं लेते हो तुम लोग। अगर मतलब कल बोल रहे हो तो मजा नहीं आता है। फिर इंटरेस्ट लो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए पढ़ने की कि यार वाह एक नया टॉपिक आ गया। है ना? मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, वो आप 5 घंटे 10 घंटे भी करो तो भी लगे और पढ़ना है ना? और आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं, झुकेगा नहीं। चलो शुरुआत कर देते हैं, बाकी एक्सप्लेन कल करेंगे। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? सर कंटीजियस का मतलब होता है एक साथ रखना, है ना? कंटीजियस मतलब एक साथ, नॉन कंटीजियस मतलब अलग अलग। नॉन कंटीजियस एल्गोरिथम कितने टाइप्स की है जल्दी बताओ? नॉन कंटीजियस दो। कौन कौन सी? पेजिंग और सेगमेंटेशन। वेरी गुड, पेजिंग और सेगमेंटेशन, ठीक। लेकिन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन कितने तरीके की है? दो, स्टैटिक और डायनेमिक। हाँ? लेकिन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन अगर हमें किसी भी चीज को एक साथ रखना है तो हम क्या देखेंगे? सर स्पेस देखेंगे। क्या हम एक साथ चीजों को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? देखेंगे ना स्पेस। फ्री स्पेस या फ्री होल भी कह सकते हैं। खाली जगह को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस या फ्री होल। अब फ्री स्पेस में रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके। कंटीजियस मतलब अगर हमें किसी भी चीज को एक साथ रखना है तो हम देखेंगे क्या फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो बल्ले बल्ले, है ना? होनी ही चाहिए। नहीं है तो मना कर देंगे, फिर नॉन कंटीजियस अपना लेंगे। एक साथ अगर रखना है तो हम क्या देखेंगे? फ्री स्पेस यानी फ्री होल। और इसको करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन से हैं बस ये देख लो, बाकी कल एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक। ठीक, बंधन भरद्वाज बेटा ये क्वेश्चन बैंक ही है ना? आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन का आरबीआई है, बैंक थोड़ी ना है ना? जो हम करवा रहे हैं इसमें हर टॉपिक में क्वेश्चन मदद एग्जाम में यही करेगा, है ना? दिस इज द आरबीआई ऑफ अ क्वेश्चन, दैट इज नॉट ओनली अ बैंक ऑफ अ क्वेश्चन। तो हम तो पूरे पूरे गवर्नर को उठा के ले आए, है ना? और आप बैंक ऑफ क्वेश्चंस मांग रही हैं, कैसे चलेगा? हम बड़ा सोच रहे हैं, आप छोटा सोच रहे हैं। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।